साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में इस देश में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आप सोचेंगे कि वक्फ पर तो मैं वीडियो बना गया हूं, वक्फ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन नहीं दोस्तों, ठहरिए। कल उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो बयान दिए हैं वो वास्तव में भारत के लोकतंत्र को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट से कई तीखे सवाल पूछे हैं, कई तीखे सवाल, ऐसे सवाल जो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी किसी ने भी पूछा होगा। ये सारे सवाल अभी आपके सामने रखूंगा दोस्तों, और मैं निवेदन करूंगा कि आप एक एक सवाल के आप भी जवाब दीजिएगा कि क्या धनखड़ साहब ने जो सवाल पूछे वो सही है या गलत है। और इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं मानता हूं। अब हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि देश का उपराष्ट्रपति, और कोई छोटी बात नहीं कहा दोस्तों, इतनी बड़ी बात, मतलब कि वो ये भी कह रहे हैं कि इस देश के लोगों का जुडिशियरी पर भरोसा कम हो गया है। क्यों हो गया भाई? संविधान किसको कानून बनाने का अधिकार दिया है? कौन बना रहा है? संविधान ने किसको छूट दी है कानूनी कार्रवाई से, और ले कौन रहा है? ऐसे सवाल आपके मन में सवाल यह भी उठेगा कि आखिर धनखड़ साहब ने क्यों कहा? क्या वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से वो नाखुश हैं? तो रुक जाइए, यहां भी थोड़ा आप गड़बड़ कर जाएंगे। अभी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाऊंगा, और उन सवालों की लिस्ट जिसके बाद आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। आप बताइएगा कि ये जो सवाल पूछे गए हैं, और धनखड़ साहब आप जानते हैं ना, ये भी बड़े वकील रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहां वहां से आ गए। इनकी शिक्षा भी बहुत जबरदस्त है, इन्होंने बड़ा काम किया है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब मैं एक ऐसे वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं जहां सीधे तौर पर दिख रहा है कि दो संस्थाएं आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, जय सिया राम आप सभी को। अब देखिए, मैं बिना किसी भूमिका के आपको दिखाता हूं, आप इस हेडलाइन को पढ़िए। न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑल आउट अटैक ऑन टॉप कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधे ऑल आउट अटैक, चौतरफा प्रहार। क्यों किया? मैं आपको पहले उनका एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, फिर आपको पूरी बात बताऊंगा, पूरा संदर्भ भी बताऊंगा कि क्यों। लेकिन एक बयान जो बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों के दिलों पर एक पर्टिकुलर घटना से बहुत गहरी चोट लगी है, और एक मीडिया वाले ने सर्वे किया तो ये पता चला कि लोगों का विश्वास इस देश की जुडिशियरी पर क्यों डगमगा रहा है। पहले एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, फिर आगे की कड़ियों को जोड़ता हूं, जरा सुनिए। क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. It is fundamental for success of democracy. That is, three fundamental pillars: legislature, judiciary, and executive are above board. They are transparent. They are accountable. They exemplify to the people at large highest standards to be imitated. And therefore, the principle of equality before law, has been disregarded. It is fundamental to our democracy. It is nectar of our democracy. Time for us to enforce it. ये जो बयान आपको दिखाया है दोस्तों, आपने ध्यान दे दिया होगा कि मैंने ट्वीट के साथ ही दिखाया है, जानबूझ करके। जो बोल रहे हैं वो लिखा भी है।
तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ यह बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। डेमोक्रेसी की बात कह रही है। देयर वॉज ए सर्वे कंडक्टेड रिसेंटली एज ए मीडिया हाउस दैट इंडिकेटेड दैट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियरी इज ड्विंडलिंग। लोगों का भरोसा जुडिशियरी पर डगमगा रहा है। क्यों कम हो गया? मैं उपराष्ट्रपति के ही संदर्भ में आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पहला कारण आपको दिखाता हूं, पढ़ लीजिए। इन अ फर्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइज 10 लॉज विदाउट गवर्नर नोड। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने 10 कानून बिना गवर्नर के हस्ताक्षर के ही कानून बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। मतलब राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं चाहिए। मतलब कोई संविधान लिख करके आ जाए और कह दे, जैसे नेहरू काम करते थे ना भाई, आर्टिकल 35 से जो जोड़ा गया था वो संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, आप जानते हैं ना। संसद में भी कुछ नहीं हुआ था, बस मर्जी हुई थी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। और दूसरा कारण, यह भी पहली बार हुआ है, एक ही केस है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया, इस देश की राष्ट्रपति को। उसके लिए टाइमलाइन सेट कर दिया, डेडलाइन इतने में ही करना होगा। यह तो मुझे लगता है भारत के इतिहास छोड़िए, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा कभी। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। तमिलनाडु के विधानसभा में बहुत सारे बिल पास किए गए, गवर्नर को भेजा गया। अब गवर्नर 2-3 काम करते हैं, या तो लौटा दें, या उसको सोचें, या राष्ट्रपति को भेज दें। लेकिन गवर्नर के लिए एक संविधान में कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई निर्देश नहीं दे सकता। गवर्नर को या राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होता है, जानते हैं ना। इस देश में सभी बड़े लोगों को नियुक्त कौन करता है? भाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति को हर चीज से छूट होती है। यह लोकतंत्र का प्रावधान है, संविधान का, कि राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकता। और राष्ट्रपति का पद इतना महानतम होता है, इस बात को भी समझिए, कि उसको कानून की हर धाराओं से छूट मिलती है। अगर वो क्राइम भी कर दे तो उन पे केस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपति राज्यपाल, और सिर्फ राष्ट्रपति राज्यपाल पर केस नहीं चल सकता, यही बात नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रपति चाहें तो किसी की भी कोई भी सजा कभी भी माफ कर सकते हैं। आपको फांसी की सजा है, राष्ट्रपति बोलेंगे माफ करो, माफ हो जाएगा। इतना अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है, संविधान ने दिया है। लेकिन तमिलनाडु के 10 कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी 2 जजेस ने फैसला दिया कि आप नहीं, आप टाइम सेट कर दिया जो संविधान में लिखा ही नहीं है, अपने मन से, कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। और राष्ट्रपति को बोला 3 महीने, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, नहीं तो कानून बन जाएगा। बन गया। ये 2 चीज हुई। और तीसरा कल ही का आप देख लीजिए भाई, वक्फ कानून, आप जानते हैं 10 साल से मांग हो रही थी, कम से कम 1 साल से तो सरकारी काम कर रही है, 6 महीने तो जेपीसी में काम हुआ है भाई। हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स, न जाने अनगिनत लोगों से बातचीत, और कानून बनने के कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां पर यह हो गया कि कहीं कानून रुक ना जाए। लेकिन स्टेटस को तो किया ना कुछ मामलों में। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हो रहा था, ठीक उसी समय इस देश के उपराष्ट्रपति का मतलब समझ जाइए दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक होता है ये, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल में। पहला नागरिक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति, और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, जगदीप धनखड़। उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं ना, उन लोगों को संबोधित कर रहे थे। यानी एक तरफ वक्फ पर अंतरिम फैसला होने की घड़ी थी, और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना भाषण दे रहे थे। जरा सुनिए
पॉइंट वाइज बताता हूं आपको। पहला तो आपको बता दिया ना कि जुडिशरी पर लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, ये उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए हेडलाइन को, ऐसी कल्पना नहीं थी कि जहां जज कानून बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि संविधान ने यह प्रावधान दिया है कि कानून तो संसद बनाएगा। अच्छा, मैं आपको एक जरा बहुत माइन्यूट चीज बताता हूं कि भारत के कानून में और अमेरिका के कानून में क्या फर्क है। सुप्रीम कोर्ट में भारत में चलता है जो कानून संसद बनाता है या संविधान का कानून है, उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को काम करना है। प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सम्यक सिद्धांत, यानी भगवान के हिसाब से या कुदरत के हिसाब से जो सही है उस पर फैसला करना है। दोनों में बड़ा फर्क है। अब कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। संसद ने नहीं बनाया कि राष्ट्रपति को निर्देश देना है नहीं देना है। ये कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, 2 जजों ने मिलकर कानून ही बना दिया, तो जरूरत क्या है संसद की? फिर काहे के लिए इतना मेहनत करते हैं चुनाव में? मत कीजिए। क्या कहा मैं आपको कोट अनकोट में बताता हूं। उपराष्ट्रपति ने कहा अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे, वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता। और लाइन सुना आपने, इस देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। दूसरा, जो राष्ट्रपति का गुस्सा भड़कता है, आपको बताया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने, खंडपीठ ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया है कि कहा है कि भैया 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति भारत का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और उसको अदालत से निर्देश मिल रहे हैं। क्या हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की स्थापना की थी? आप बोलिए, ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? वो सवाल उठा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट का तंत्र चल रहा है। ये मेरे शब्द हैं, लोकतंत्र। अब देखिए, उन्होंने एक और लाइन कही है, संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ देता है। लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। लीजिए, अनुच्छेद 142 क्या है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर मिसाइल मिल गया है, और वो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ। भाई, एक सरकार बनती है, इतना बड़ा चुनाव होता है, 140 करोड़ लोगों का देश, चुनाव होता है, जीतते हैं, एक एक कानून बनाने के लिए इतनी मेहनत होती है, फिर तो संसद का पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया ना। जरूरत क्या है इतना करने की? क्या आप इतने सालों की मेहनत से एक कानून बनाते हैं, 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है नहीं होगा? मैं बयान सुनाता हूं आपको जगदीप धनखड़ साहब का, जरा सुनिए। Make comments in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. देख रहे हैं ना कितना हार्ड हिटिंग शब्द है। इसके अलावा एक और मुद्दा उठा है, जस्टिस वर्मा, उनके घर में पैसे मिले, जले हुए नोट। वो कहते हैं, वो सवाल पूछते हैं, भैया FIR हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका क्या संवैधानिक आधार है? क्या ये तो सिर्फ सिफारिश करेंगे?
कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर यही मामला किसी आम आदमी का होता तो क्या हो जाता उसका। लेकिन ये चूंकि हाईकोर्ट के जज हैं तो कुछ नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा आप सुनिएगा, बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। वो कहते हैं, अच्छा भारत, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि भारत के संविधान में 2 लोगों को छूट है, राष्ट्रपति, राज्यपाल। कुछ भी कर दें मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने अपने को भी उसमें डाल दिया, एक विशेष वर्ग बन गया। ये संविधान ने नहीं दिया है दोस्तों, मैं पढ़कर सुनाता हूं। भारत के संविधान ने न केवल माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपालों को ही मुकदमा चलाए जाने से छूट दी है, तो फिर कानून से परे एक वर्ग को यह छूट कैसे मिल गई? क्योंकि इसके दुष्परिणाम सभी के मन में महसूस किए जा रहे हैं। हर भारतीय युवा और बुजुर्ग बहुत परेशान है। अगर यह घटना उनके घर पर हुई होती तो इसकी रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट की तरह होती। अभी बैलगाड़ी की रफ्तार से भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए। और एक बड़ा सवाल जो मैंने अभी सुनाया, वो कह रहे हैं कि क्या देश का कानून, भारत का कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता? मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को, इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का कार्य खुद संभालेंगे, सुपर संसद की तरह काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब देखना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बाकी लोग भी लेते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दोस्तों एक और मुद्दा उठाया, बेसिक स्ट्रक्चर का। वो कहते हैं कि केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ थी, 7:6 से फैसला हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। लेकिन 2 साल बाद जब आपातकाल लगाया गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। भैया उसी के सिद्धांत को तब पलट दिया गया। तब क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये कुछ चीजें हैं ना, वो उठाते हैं। एक और बयान सुनाता हूं आपको, जरा सुनिए इसका। Supreme Court ruled you have no fundamental rights during emergency. This is so much for your tribute to basic structure. The impregnability of basic structure was so demolished to pieces by the highest court of the land, reversing judgments of 9 high courts that in one voice held fundamental rights cannot be on holiday during emergency. There has to be access to judiciary. मैं आपको ना कुछ उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। ये जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है, और ये बहुत बड़ा मामला है, मुझे तो दिखता है क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और खुलेआम खुल करके इस पर तो बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, मतलब संवाद होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे वक्फ का ही मामला लेता हूं। और विष्णु जैन, आप जानते हैं विष्णु शंकर जैन, ये काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी जैसे वक्फ पे फैसला आया, अंतरिम फैसला, ये कहते हैं कि जब वक्फ को लेकर के मैं गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं, कहा हाई कोर्ट जाइए। और जब सरकार कानून में, अच्छा उस कानून में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को ही सुनवाई करने से रोक दिया गया था। अब जब सरकार कानून बनाई है तो ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुन भी लिया। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं सवाल, ये बयान सुनाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनके ट्वीट के साथ सुना रहा हूं, आप देखिए। को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट है, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए। ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक और बिंदु, एक और उदाहरण रख देता हूं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। भाई एक सवाल उठा वक्फ बोर्ड की सुनवाई के दौरान कि आखिर वक्फ में गैर मुसलमान क्यों, ये सवाल उठा ना। अब सरकार ने क्या जवाब दिया नहीं दिया वो छोड़ दीजिए, रोक लग गई है उस पर, अंतरिम रोक, भले सरकार ने कहा हो 7 दिनों के लिए। जगदंबिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष भी थे वो कहते हैं कि एक बार 2010 में इसी पर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ये एक कानूनी संस्था है। भाई जब जेपीसी में बात होती है ना तो हर चीज पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया कानून। कानून बनाने के लिए इस देश के टैक्स पेयर्स की करोड़ों की संपत्ति लगती है दोस्तों। विचार विमर्श 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बनता है ये। भाई तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी संस्था है, अब ये कैसे बदल गया सुप्रीम कोर्ट में ही, ये धार्मिक संस्था कैसे हो गया। सुन लीजिए, एक नया पॉइंट आपके सामने इसके जरिए रख देता हूं, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव को देखती है। और इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नजीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। और मैं ऐसे कितने केसेज कर चुका हूँ, समय समय पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव करने वाली, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग रहेंगे, इसमें और भी रहेंगे। इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। अब इन दोनों बयानों से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों, और मैंने जिस बात से शुरू की थी वही बात फिर आपको दोहरा देता हूं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने ये कहा कि इस देश में लोगों का विश्वास जुडिशरी पर डोल रहा है, क्योंकि देखिए ये तो कहा जाता है ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, वरना एक से बढ़कर एक उदाहरण है। भैया वक्फ का ही उदाहरण ये लेटेस्ट है। भाई लोगों को लगना चाहिए, बहुसंख्यक वर्ग को भी लगना चाहिए कि वो हीनता का शिकार नहीं है, उसके लिए भी कानून बनता है। भाई उस समय क्यों सुनवाई नहीं हो पाती जब 1400-1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है और बोल देता है ये मेरा है, और पूरा का पूरा गांव अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो खुद ही कहा ना कि वक्फ ने कहा कि यह हाई कोर्ट मेरा है, तब क्यों इतनी तेजी नहीं दिखाई देती? बड़ा सवाल है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति ने, मुझे लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को शायद प्रकट किया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना है कि क्या जवाब आता है। मैं आपसे ज़रूर सवाल ये पूछता हूँ दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या उन्होंने सही कहा, क्या उन्होंने गलत कहा? सही कहा तो क्यों कहा, गलत कहा तो क्यों कहा? अपने कमेंट के साथ ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, मैंने दोस्तों संविधान पर एक नया गीत HB मेलोडी पर अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी आपकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।